9 नवंबर 2015 की देर दोपहर एक सूचना कर्नल संतोष महादिक को मिली। एक शव मिला है त्रुमनार गांव में एक पतली नदी के किनारे, और उसके बगल में एक AK-47 पड़ी थी। शव को साफ तौर पर वहां फेंका गया था। ध्यान से देखने पर पता चला कि उसके पैरों में बैक्टीरिया का संक्रमण था। 4 दिन पहले कर्नल संतोष को एक सूचना मिली थी कि कुछ संदिग्ध लोग स्नो गियर पहने त्रुमनार गांव के पास दिखाई दिए। स्थानीय नागरिकों ने बताया कि ये संदिग्ध लोग निश्चित रूप से स्थानीय नहीं थे। कर्नल संतोष ने तुरंत अपने जवानों को इलाके की तलाशी लेने का आदेश दिया था। 4 दिनों तक तलाशी अभियान चला, कोई नहीं मिला, और अब यह शव संदिग्ध हालत में मिलता है। इससे साफ हो जाता है कि कुछ घुसपैठिए गांव में घुस आए। उसका साथी उसे वहीं छोड़ गए थे क्योंकि वह चलने में असमर्थ था। अगले ही दिन बिना किसी देरी के कर्नल संतोष ने 2 जगहों कुपवाड़ा के मणिगाह और बारामूला के जगतियाल पर एक अभियान शुरू किया। टीम बर्फ से ढके जंगलों और पहाड़ियों में सावधानी पूर्वक पेट्रोलिंग कर रही थी। 48 घंटे बीत चुके लेकिन कुछ नहीं मिला। 13 नवंबर की सुबह 8 बजे कर्नल संतोष को फिर से सूचना मिली कि एक संदिग्ध व्यक्ति गांव में खाना मांगने के लिए घुसा है। कर्नल संतोष अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। वे थोड़ी लेट थे। फिर उन्होंने जंगल के उस रास्ते की तरफ चल पड़े जहां वह आदमी गया था। कुछ देर चलते ही सैनिकों ने देखा कि एक व्यक्ति खुद को शॉल से छुपाने की कोशिश कर रहा है। जब उसे पास जवान बढ़े तो शॉल ओढ़े हुए व्यक्ति ने पलटकर एक असॉल्ट राइफल दिखाई और उसने ताबड़तोड़ गोलियां चला दी। गोलियों की बौछार 2 जवानों को लगी और वे घायल हो गए। जैसे ही सेना की टीम ने कवर लिया, मौसम और दृश्यता अचानक खराब हो गई और फिर से बारिश और बर्फबारी होने लगी। इस बीच वह व्यक्ति भागने में सफल रहा। अगले 2 दिनों तक टीम ने उस आदमी की तलाश में कड़ी मेहनत की। टीम पूरी तरह थक चुकी थी और उनका मनोबल काफी गिर गया था। वे 7 दिनों से शिकार कर रहे थे और उन्हें कुछ भी हासिल नहीं हुआ था। परेशान सैनिकों को अपने मुख्यालय लौटने के लिए कहा गया। जैसे ही वे उस स्थान से वापस लौटे, सैनिकों के एक और समूह ने खोज जारी रखने के लिए उनकी जगह ले ली। 107 टेरिटोरियल आर्मी बटालियन की यह टीम गांव के पास के जंगलों की तलाशी लेने लगी। यह टीम खुफिया अभियानों की देखभाल करती थी और कर्नल महादिक की 41 राष्ट्रीय राइफल्स के साथ तैनात थी। लेकिन जैसे ही वे 16 नवंबर की रात को उस क्षेत्र में दाखिल हुए, वे सीधे एक जाल में जा गिरे। दल के एक सैनिक राइफलमैन मोहम्मद को सीधे पैर में गोली लगी और अब दल कम से कम 2 दिशाओं से लगातार गोलीबारी से घिर गया। सूरज ढल चुका था और उस रात जंगलों में कलाशनिकोव की गोलियों की गड़गड़ाहट गूंज रही थी। जैसे ही कर्नल महादिक को यह सूचना मिली, उन्होंने अपने आदमियों को बुलाया, जिनमें जम्मू कश्मीर पुलिस के विशेष अभियान समूह के कुछ जवान भी शामिल थे। अपनी गाड़ी में सवार होकर सुभाया की ओर तेजी से बढ़े। वह और उनकी टीमें उस इलाके में पहुंची और संदिग्धों को घेरने के लिए एक चौड़ी घेराबंदी कर दी। कर्नल महादिक एक सुविधाजनक स्थान पर चढ़ गए और एक त्वरित निगरानी चौकी स्थापित की, जो अक्सर ऐसे अभियानों में महत्वपूर्ण साबित होती है। उन्हें यह सुनिश्चित करना था कि पूरा इलाका दिखाई दे सके। अपने हथियार तैयार और घेराबंदी मजबूत रखते हुए उन्होंने घायल राइफलमैन मोहम्मद को जंगल से सावधानी पूर्वक निकाला और उन्हें सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। अपने ठिकाने पर कर्नल ने एक असहज ठंडी रात बिताई। उनकी निगाहें उनके सामने फैले अंधेरे धुंधले जंगल पर टिकी रहीं। अगली सुबह 17 नवंबर को सेना के अतिरिक्त जवानों को तलाशी अभियान में शामिल होने के लिए बुलाया गया था। उन्हें पता था कि पारा कमांडो किसी भी लड़ाई में क्या ला सकते हैं। उनका हार्दिक स्वागत था। जैसे ही तलाशी अभियान नए सिरे से जारी रहा, कर्नल महादिक को उनके मोबाइल पर एक कॉल आया। यह एक स्थानीय सूत्र से था जो घाटी में अपने प्रवास के दौरान उनके कई दोस्तों में से एक था। दूसरी तरफ से आई आवाज ने इसे संक्षिप्त रखा। एक संदिग्ध पास के कश्मीरी मणिगाह इलाके में एक पहाड़ी से नीचे आया था और वहां के ग्रामीणों से भोजन की मांग कर रहा था।
कर्नल के पास अभी अभी दी गई जानकारी पर संदेह करने का कोई कारण नहीं था और एक बार फिर उन्होंने खुद उस जानकारी पर कार्रवाई करने का फैसला किया। उन्होंने अपनी क्विक रिस्पांस टीम के आधे सदस्यों और अपने साथ आए जम्मू कश्मीर पुलिस के जवानों को इकट्ठा किया। 2 स्क्वाड वाहनों में सवार होकर सीधे मनीगाह की ओर चल पड़े। जब वे वहां पहुंचे तो यह स्पष्ट हो गया कि संदिग्ध पहाड़ी की ओर वापस जंगल की ओर चला गया था। कर्नल महादिक ने जमीन से अपने सूत्र से फिर संपर्क किया और भी जानकारी मिली। संदेहास्पद के साथ जंगल में कम से कम 2 और आदमी थे। अधिकारी को उस अभियान के अंत का आभास हो गया जो पूरे 2 हफ्तों से चल रहा था। 14 आदमियों को जल्दी से 7-7 की 2 टीमों में बांट दिया गया और उन्हें तलाशी शुरू करने के लिए 2 अलग-अलग दिशाओं में भेज दिया गया। इलाका जाना पहचाना और कठिन था। पहाड़ की ढलान से एक नाला नीचे की ओर बह रहा था, जिसके दोनों ओर पहाड़ियां ऊपर की ओर उठ रही थीं। 1 घंटे की तलाशी में कुछ भी पता नहीं चला। टीमें गांव लौटते हुए नाले के किनारे गश्त करती रहीं। गांव के ठीक बाहर वे अपने अगले कदम की योजना बनाने के लिए एक छोटे से ब्रेक के लिए रुके। उनमें से एक ने देखा मिनरल वाटर की एक बोतल, जिसका ऊपरी आधा हिस्सा गिलास बनाने के लिए काटा गया था, एक चट्टान पर अस्थिर रूप से रखी थी। उसके बगल में ताजा पका हुआ खाना, चावल और मांस रखा हुआ था। कर्नल महादिक की कमान में जवानों ने तुरंत छिपकर अपनी जगह बना ली। 2 बातें तुरंत और चिंताजनक रूप से स्पष्ट हो गईं। संदिग्ध निश्चित रूप से आसपास ही थे। यही अच्छी खबर थी। बुरी खबर, उन्होंने शायद अपना कीमती खाना इसलिए छोड़ दिया था क्योंकि उन्होंने सेना की टीम को देख लिया था। उस सुबह टीम में शामिल एक जवान याद करता है, यह बेहद तनावपूर्ण स्थिति थी। हमारे पास फिर से संभलने का समय नहीं था। हमें जल्दी से अपना अगला कदम उठाने की जरूरत थी, वरना हम पर घात लगाकर हमला किए जाने और नरसंहार किए जाने का खतरा था। कर्नल महादिक ने बिना समय गंवाए उन्होंने जल्दी से टीम के एक आधे सदस्यों को रिजलाइन पर एक सुविधाजनक स्थान हासिल करने के लिए भेज दिया, जो उस स्थिति के लिए बेहद जरूरी था जहां उन्हें नहीं पता था कि गोलीबारी कहां से होगी। कर्नल महादिक और उनकी 7 सदस्यीय टीम रिजलाइन के उस पार तिरछी दिशा में आगे बढ़ी। जैसे ही उन्होंने ऐसा किया, पुलिस के एक जवान ने ठीक सामने एक ऊंची झाड़ी के पीछे एक काले रंग का फिरन देखा। उसने कर्नल को रोक लिया, सीधे आगे की ओर इशारा किया और उसे पेड़ों के पीछे छिपे 2 आदमियों के बारे में सचेत किया। उन आदमियों को आदेश दिया गया कि वे अपने हथियार तैयार करें और अपनी राइफलों के चेन लीवर को तेज मोड़ पर खींचें, जिससे ताबड़तोड़ गोलीबारी हो सके। जैसे ही टीम आगे बढ़ी, दूसरी दिशा से अचानक फायरिंग चालू हुई। यह ऐसी पोजीशन से हुआ जिस पर कर्नल और उनके बगल में खड़े 3 लोगों की नजर नहीं थी। दूसरे आतंकवादी ने अचानक अपनी जगह बदल ली थी। कर्नल महादिक ने अपनी जगह रुककर बाकी लोगों को पीछे हटने का इशारा किया और अपनी बंदूक उठाई और सीधे झाड़ी पर कुछ राउंड फायर कर दिए। राइफल की गोलियों की बौछार ने उन्हें बुरी तरह से जिकाहमी कर दिया। वह जमीन पर गिर गए। कोई नहीं देख पा रहा था कि फायरिंग कहां से हुई थी। महादिक के साथ 3 आदमी खुले में थे और पूरी तरह से असुरक्षित थे। वे पेट के बल गिर पड़े, गोलियों की एक और बौछार का इंतजार कर रहे थे। कर्नल महादिक को पता था कि अगर उन्होंने जल्दी कार्रवाई नहीं की तो उनके आदमी खुले में मार दिए जाएंगे। गोली लगने के बावजूद कर्नल महादिक रेंगते हुए रिजलाइन की ओर आगे बढ़े। कर्नल महादिक तब तक फायरिंग करते रहे जब तक उनके पीछे बैठे उनके साथी कवर में नहीं आ गए। तब तक बैकअप फोर्स आ चुकी थी। बैकअप टीम के प्रभारी हवलदार ने कर्नल महादिक से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। फिर उन्होंने तुरंत विशेष पुलिस दल के एक जवान को मोबाइल पर फोन किया। उसने जवाब दिया, साहब को गोली लगी है। यह लड़ाई से मिली पहली सूचना थी। हवलदार उस पहाड़ी की ओर दौड़ा जहां कर्नल महादिक लेटे हुए थे। जब दूसरे लोग उन्हें कवर फायर दे रहे थे, उसने कर्नल को उठाया और उन्हें पहाड़ी से नीचे सड़क के सिरे से 1.5 किलोमीटर दूर एक जगह ले गया।
हेलीकॉप्टर से निकालना संभव नहीं था क्योंकि मणिगाह इलाका एक संकरी घाटी में स्थित था। खून की कमी से पीला पड़ चुका था। उनकी शरीर ठंडी होने लगी। कर्नल महादिक को सबसे नजदीकी मिलिट्री अस्पताल ले जाया गया, जो कि सोपोर कुपवाड़ा राजमार्ग के पास दुर्गमुल्ला में स्थित था। अस्पताल के डॉक्टरों ने तुरंत घोषणा की कि वे कर्नल को नहीं बचा सकते और सुझाव दिया कि उन्हें तुरंत 85 किलोमीटर दूर श्रीनगर स्थित सेना के बेस अस्पताल ले जाया जाए। 41 राष्ट्रीय राइफल्स मुख्यालय में तत्कालीन एडजुटेंट मेजर प्रवीण याद करते हैं। जब कर्नल महादिक को हवाई मार्ग से श्रीनगर ले जाया जा रहा था, मुझे उनकी पत्नी का फोन आया। उन्होंने पहले ही सुन लिया था। उनका सवाल आज भी मुझे परेशान करता है। उन्होंने बस इतना ही पूछा था, जिंदा रहेंगे या नहीं रहेंगे, बस इतना बता दो। मेजर प्रवीण को समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। वह जानते थे कि वह सच जानती है, लेकिन फिर भी उन्हें उम्मीद थी कि 92 बेस अस्पताल के डॉक्टर, जो अक्सर जादूगर होते हैं, कर्नल महादिक को वापस ला सकते हैं। मेजर प्रवीण याद करते हैं, थोड़ी देर बाद उन्होंने फिर फोन किया। इस बार उन्होंने पूछा कि उनके पति को कितनी गोलियां लगी थी। मैंने हिम्मत जुटाकर उन्हें बताया कि उन्हें 7 गोलियां लगी हैं और उनके बचने की संभावना कम है। उन्होंने आगे कुछ नहीं कहा और फोन रख दिया। श्रीनगर के 92 बेस अस्पताल में कर्नल महादिक को मृत घोषित कर दिया गया। कर्नल महादिक के नेतृत्व के उदाहरण उनकी यूनिट से कहीं आगे तक प्रसिद्ध हो गए और यह पहले से ही इस बात का एक कसौटी बन गए हैं कि प्रेरक कमांडिंग ऑफिसर क्या करते हैं। एक कमांडिंग ऑफिसर के तौर पर भी वह 2-3 दिनों तक घात लगाकर बैठे रहते थे, जो उनके वरिष्ठ और पद के किसी व्यक्ति के लिए असामान्य बात है। मेजर प्रवीण कहते हैं, उन्हें अपने जवानों के साथ मैदान में रहना बहुत अच्छा लगता था। वह हमेशा कहते थे कि हर अधिकारी एक सैनिक होता है और हर सैनिक एक नेता। वह इस बात पर पूरी तरह विश्वास करते थे। उन्होंने कभी दोनों में कोई भेद नहीं किया। कर्नल महादिक के शहीद होने के 5 दिन बाद हाजी नाका में 160 प्रादेशिक सेना के जवानों के साथ मुठभेड़ में एक आतंकवादी मारा गया। बाकी 2 आतंकवादियों का क्या हुआ, यह अभी तक अज्ञात है।